नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर की क्लास में आपका पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने घोषणा की और उस घोषणा के माध्यम से विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर स्थापित किया है। विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है और एक प्रकार से देखें तो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भारत का एक प्राकृतिक सबसे गहरा सबसे बेहतर बंदरगाह भी है, जिससे भारत का एक बड़ा व्यापार संपन्न किया जाता है। यह जो शहर है ये न केवल पूर्वी तट पर स्थित व्यावसायिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है, जहां से बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। यहाँ डॉल्फिन नोज की पहाड़ियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न आए तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में ही इस तरफ डॉल्फिन नोज की पहाड़ियां हैं। बात अगर आंध्र प्रदेश की करें दोस्तों तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बना भारत का कोई पहला राज्य था तो वो आंध्र प्रदेश था, जो कहीं ना कहीं भाषागत आंदोलन जो चला था श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में भारत में, तो वो आंदोलन जो है उस आंदोलन का परिणाम रहा। श्री रामल्लू दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा समूह के लिए भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे और जब 56 दिन के अनशन के बाद उनकी डेथ हो गई थी तो आंदोलन उग्र हो गया और उस उग्रता को देखते हुए भारत सरकार झुकी और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया था, जिसके बाद पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ गई और फिर 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग बनाया गया। और ये जो फजल अली आयोग बनाया गया दोस्तों, यही राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसमें 3 सदस्य थे, केएम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, और इसकी सिफारिशों के बाद नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास करके देश में राज्यों का गठन किया गया था। और कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन को भी ध्यान में रखा गया, व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया, लेकिन आधार था भाषा ठीक के आधार पर, जहां गुजरात बना, पंजाब बना, बंगाल बना, आदि राज्य आपको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के गठन की बात तो ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश का अगर हम दोस्तों वर्तमान स्वरूप की बात करें तो जो वर्तमान स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है 2 जून 2014 को। जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ठीक है, जो तेलंगाना है वो देश का 29वां राज्य बना था। हालांकि वर्तमान में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल दी भारत सरकार ने 2019 में, उसके बाद से देश में 28 राज्य, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग किया गया था तो 29वें राज्य के तौर पर अलग किया गया था। अब जब तेलंगाना को अलग किया गया तो ये आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला इलाका था, जहां पर हम कहीं ना कहीं मुद्दे को देखें तो विकास का मुद्दा था। कहा गया था कि जो राजधानी क्षेत्र था हैदराबाद, उसके आसपास विकास ज्यादा था, लेकिन दूर के इलाकों में विकास नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं राज्य बनाना जरूरी हो गया था। और जब बनाया गया तो जब तेलंगाना बना तो उस समय 2 राज्य हो गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। अब यहाँ पर जब बात आई राजधानी की तो इन दोनों की संयुक्त राजधानी के तौर पर हैदराबाद को स्थापित कर दिया गया। अब ये संयुक्त राजधानी हैदराबाद स्थापित हो गई, लेकिन बाद में दोस्तों 2015 में एक परिवर्तन देखने को मिला। 2015 में अमरावती को राजधानी के तौर पर माना जाने लगा और इसके लिए सबसे बड़ी बात सामने आती है 17 दिसंबर 2019 में। 17 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके आंध्र प्रदेश की राजधानी को विकेंद्रीकृत राजधानी के तौर पर स्थापित करने की बात की और इसके लिए उन्होंने अफ्रीका मॉडल जो है उसको आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका का जो मॉडल है उसको आधार बनाने का मतलब दोस्तों ये था कि यहाँ पर आपको 3 राजधानियां देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने इस प्रकार से एग्जांपल बना, उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया, कैपटाउन और ब्लूमफोंटेन, ये 3 राजधानियां देखने को मिलती हैं। इसमें ब्लूमफोंटेन जो है वो यहाँ की न्यायिक, कैपटाउन जो है वो विधायी और जो प्रिटोरिया है वो कार्यकारी राजधानी के तौर पर देखी गई। तो यही फॉर्मूला उन्होंने भारत में कहा कि कहीं ना कहीं हम आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार की 3 राजधानियां चाहते हैं और आंध्र प्रदेश में उस समय 3 राजधानी के जो नाम थे उसमें एक नाम आया था विशाखापत्तनम का, एक नाम आया था कुर्नूल और एक नाम आया था दोस्तों आपके लिए अमरावती। अब अमरावती की दोस्तों याद करें तो इसको विधायी राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया।
और इसके लिए बोला गया था कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनना चाहिए और कार्यकारी जो राजधानी होगी वो विशाखापत्तनम को बनाया जाए। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकृत राजधानी बनाने की बात की गई थी और यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। वो बड़ा परिवर्तन क्या है उसको जरा हम समझते हैं कि बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला कि विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाने की बात की गई, लेकिन 2022 में, ये 2019 से विवाद का मुद्दा रहा, जब ये मुद्दा हो गया कोर्ट में गया 2022 में, वहां की हाई कोर्ट जो उसका डिसीजन ऐसा आता है कि अमरावती को ऐसे राजधानी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और हाल ही में नया डिसीजन आया है, किसका घोषणा हुई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि नई राजधानी क्या होगी, विशाखापत्तनम होगी। तो विशाखापत्तनम को अब राजधानी के तौर पर स्थापित कर दिया, लेकिन ये 3 राजधानियों का मामला देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 राजधानी आपको डरबन में या फिर अफ्रीका में देखने को मिली या फिर भारत के विशाखापत्तनम ऐसा कुछ देखने को मिला। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा श्रीलंका, जो श्रीलंका है वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। महिला जो आपका बोल सकते हैं कि श्रीलंका है वहां पर जयवर्धनपुरम कोट्टे और इसके अलावा एक और बात करें कोलंबो, ये 2 अलग अलग राजधानी देखने को मिलती है। भारत में ही अगर हम बात करें तो भारत में भी आपको इस प्रकार की व्यवस्था पहले से दिखती है। जैसे महाराष्ट्र में एक तो मुंबई और एक नागपुर 2 राजधानी के तौर पर देखी जाती है। जो वहां का विधानसभा का सत्र होता है दोस्तों का शीतकालीन सत्र जो था वो नागपुर में होता है, बाकी मुंबई में होता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो वहां शिमला और धर्मशाला 2 राजधानियां देखने को मिलती है। ऐसे ही पहले जम्मू में श्रीनगर और जम्मू 2 अलग अलग राजधानियां होती थी। तो ऐसा हम लोगों को भारत के कुछ क्षेत्र में भी देखने को मिला है, ठीक है, तो ये नया नहीं है। लेकिन हम बात करें दोस्तों कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करके राजधानी परिवर्तन का कहीं ना कहीं काम कर सकता है क्या, तो इसकी शक्ति किसके पास है। तो यहाँ याद रखने की जरूरत है कि कभी भी कोई भी इस प्रकार की घोषणा करके राजधानी क्षेत्र को निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उस संविधान में जो आर्टिकल 1 है उस आर्टिकल 1 में प्रावधान किया है सभी राज्यों का कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। अब भारत में जितने भी राज्य उस संघ के अंतर्गत नामित हैं उन सबके राजधानी क्षेत्रों का जो निश्चित करेगी, वो निश्चित करने का काम दोस्तों है भारत की संसद का। भारत की संसद के द्वारा ही राजधानी क्षेत्रों का निश्चय किया जाता है। बात करें तो आर्टिकल नंबर 2, तो आर्टिकल नंबर 2 तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है, परंतु आर्टिकल नंबर 3 जो है भारतीय संविधान का वो नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो भारत की संसद जो है वो इस प्रकार की कोई भी काम कर सकती है और इसके लिए उनको साधारण बहुमत जो है, साधारण बहुमत से काम करती है। और अगर हम साधारण बहुमत की बात करें ये क्या होता है, तो सदन में जो उपस्थित होते हैं प्लस मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, इनका जो 50% प्लस 1 होता है वही आपका साधारण बहुमत होता है, जिससे किसी भी प्रस्ताव को पास करना होगा। तो इस प्रकार का कोई भी काम संसद प्रस्ताव पारित करके करती है, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव जो होगा पहले वो राज्य की विधानसभा से पास होता है। राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है, उसके बाद फिर ये मामला संसद में जाता है और उसके बाद वहां से प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन किए जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में बदलाव करना हो, नाम में बदलाव करना हो, तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं जो होती है वो भारत की संसद के द्वारा ही की जाती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी, आंध्र प्रदेश की, कि आंध्र प्रदेश को नई राजधानी मिल गई और बाकी सब चीजें। आंध्र प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं वो क्या है। यदि हम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। ये जो पुलिकट झील होती है, ये पुलिकट झील कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में ही है और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर ये झील है और ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये एक धनुषाकार में द्वीप बना हुआ है जिस पर भारत का इसरो है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो श्रीहरिकोटा पर स्थित है और इसरो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का काम करता है। जितने भी भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उसके लिए जिम्मेदार कोई संस्थान है तो इसरो है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पे जो पुलिकट झील पे द्वीप है। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। सतीश धवन इसके संस्थापक अध्यक्ष बोल सकते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था से स्थापित हुआ था। और वर्तमान में अगर हम देखें तो एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं, चेयरमैन है, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए,
अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड आपकी क्या है, ठीक। हाँ, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस। हाल ही में भारत ने तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। ये तटरक्षक बल जो है दोस्तों इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत का एक लंबा समुद्र तट है। लंबे समुद्र तट की अगर हम बात करें तो ये समुद्र तट लगभग देखें तो यहाँ 9 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में है ये? 9 राज्यों में है और गुजरात से लेकर बंगाल तक विस्तृत है। और इसकी कुल लंबाई अगर मुख्य भूमि में बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि का है। और अगर इसमें हम लोग द्वीप समूह मिला दें, याद रखिएगा, द्वीप समूह और बाकी की तटरेखा को अगर मिला दें तो ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो एक लंबा समुद्र तट हमारे पास है। अब इस समुद्र तट की हम लोगों को क्या सुरक्षा करना है? ये लंबा समुद्र तट जो है इसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखें और जो भी भारत सरकार ने इसके लिए नियम बना उसको ध्यान में रखें तो इनको लागू करवाना भी जरूरी है। तो एक इतने लंबे तट की सुरक्षा के लिए प्लस वहां सभी नियमों को अप्लाई करवाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक व्यवस्था की जरूरत थी। इसीलिए 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। तब से यह भारत के लंबे समुद्र तट की सुरक्षा का काम कर रहा है, नियमों को लागू करवाने का काम कर रहा है। और हम निश्चिंत होते हैं कि इस क्षेत्र से हमारे देश में कोई अवैध घुसपैठ ना हो या किसी भी प्रकार की गतिविधि जो हम नहीं चाहते वो हो जाए। ठीक है, ये जो समुद्र तट है इसमें सबसे लंबी सीमा याद रखिए कि गुजरात की है और सबसे छोटी सीमा जो है वो गोवा की। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी और दूसरा भारतीय तटरक्षक बल जिसका हमने 47वां स्थापना दिवस मनाया है। अगली स्लाइड में अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यूक्रेन। यूक्रेन जो है यहाँ पर एक राजधानी की बात करें तो थोड़ा सा दूर काला सागर के तट पर एक बंदरगाह शहर है जिसका नाम है ओडेसा। अब ये जो ओडेसा है ये इसको हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया है, इसको स्थान दिया है। इसकी संस्कृति को और इसके कल्चर को कहीं ना कहीं व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए यूनेस्को ने कदम लिया और हाल ही में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। यूक्रेन का जो ओडेसा है वो यहाँ देखिए कि ये काला सागर का पूरा क्षेत्र है। अगर काला सागर के क्षेत्र के हम उत्तर पूर्वी किनारे की बात करें तो यूक्रेन से लगा हुआ ये कहीं ना कहीं एक ओडिशा प्रदेश है, सॉरी शहर है और इसको हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। क्लियर? यूक्रेन की अगर हम मुद्रा की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा रिवनिया यूक्रेन की मुद्रा है और कीव इसकी राजधानी है। और अभी 2 सालों से ज्यादा समय हो गया यूक्रेन और रशिया कहीं ना कहीं युद्ध में लगे हुए हैं जिसने न केवल यूक्रेन की न केवल रशिया की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डगमगा दिया है। एक आर्थिक संकट की तरफ पूरा दुनिया जा रहा है, महंगाई जो है वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। वो उसका कहीं ना कहीं कोरोना का इम्पैक्ट तो है ही है, साथ में वॉर का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को दिखाई पड़ता है, याद रखना है। यूक्रेन दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोप में एक अन्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश माना जाता है। क्लियर? जिसकी राजधानी कीव है, जिसकी मुद्रा रिवनिया है, ज़ेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यूनेस्को की सूची के 40 स्थल। जैसा कि मैंने कहा कि यूनेस्को में यूक्रेन के शहर को जोड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को भारत की बात भी करनी होगी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1983 से यूनेस्को के जो स्थल है वो कहीं ना कहीं घोषित किए जा रहे हैं। 1983 में भारत में पहली बार आगरा का किला, ताजमहल को, इसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। और अगर हम सबसे नवीनतम की बात करें दोस्तों तो रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का और इसके अलावा धोलावीरा गुजरात, इनको सबसे नवीनतम स्थल के तौर पर शामिल किया है। भारत में यूनेस्को की कुल 40 साइटें घोषित की जा चुकी हैं जिसमें प्रथम आगरा का फोर्ट, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं शामिल थी जो 1983 में की गई थी। क्लियर? और हाल ही में सबसे नवीनतम 40वां धोलावीरा है, 49वां रामप्पा मंदिर है। इस स्लाइड में आपको ये सारे बोल सकते हैं कि नाम है सभी यूनेस्को की साइट्स के, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबको लिख लीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर में मैं इन सभी साइट्स पर डिटेल में एक एक करके डिस्कस करूंगा तो सभी साइट्स का महत्व आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहरहाल हम सबसे पहले बात कर लें कि विश्व धरोहर सूची शामिल करने की व्यवस्था कब से शुरू हुई। तो यूनेस्को जो है
वो 1945 में स्थापित हुआ था और 1972 में इसकी एक समिति बनाई गई थी जिसको विश्व धरोहर समिति कहा गया। ये विश्व धरोहर समिति जो है, विश्व धरोहर समिति हर साल विश्व धरोहर कार्यक्रम चलाती है और इस विश्व धरोहर कार्यक्रम के तहत ही कहीं ना कहीं ये विश्व धरोहर सूची की जो प्रारंभ है वो होता है और हर साल एक विशेष स्थल को या किसी देश में या कहीं का भी विशेष स्थल जो कहीं ना कहीं विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको संरक्षण किया जाना जरूरी है, तो उसका ये चयन करते हैं। चयन करने का काम कौन करता है? विश्व धरोहर समिति। ठीक है, तो उसके द्वारा ये चयन किए जाते हैं और 1945 में यूनेस्को बना था जिसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस जो है वहां के पेरिस में इसका मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण है संरक्षण की दृष्टि से अगर देखें तो। ठीक है, चलिए अब बाकी आप लोग ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अलग अलग करके, है ना, जिसमें आपका ये जितने भी नाम हैं वो सारे नाम आपके देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट एलोरा। जो प्रोजेक्ट एलोरा है वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने भारत में प्रारंभ किया है और ये प्रोजेक्ट का संबंध है भारत की दुर्लभ भाषाओं के संरक्षण से। तो अगर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध जो है वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च से है और ये भारत में दुर्लभ भाषाओं के संरक्षण का काम करने वाला है। इतने जल्दबाजी में उत्तर एग्जाम में मत दीजिएगा, अगर आ जाता है तो आप लोग कंप्यूटर से संबंधित किसी शब्दावली को मत लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे? दुर्लभ भारतीय भाषाओं के संरक्षण से है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? वो है कि दोस्तों हाल ही में कल्पना चावला की पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई। क्लियर? कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई, उनको विश्व भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये पुण्यतिथि कब मनाएंगे? 1 फरवरी को। कल्पना चावला भारत की या भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री रही है और कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो अंतरिक्ष यात्रा है वो नासा से संबंध की। कल्पना चावला का जन्म जो है वो 1962 में 17 मार्च को हुआ था। कहां हुआ था? तो हरियाणा के करनाल में। याद रखना है, हरियाणा के करनाल में। और इन्होंने 1991 में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। 1994 में नासा को एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर ज्वाइन किया था और 1996 नवंबर में अंतरिक्ष शटल मिशन की सदस्य बनी थी ये। और अंतरिक्ष शटल मिशन के बाद इन्हें हम बात करें तो STS-107 के चालक दल के सदस्य के तौर पर सन 2000 में शामिल किया गया था और कहीं ना कहीं इसके बाद ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए निकली और उसके बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये मिशन समाप्त होने की तरफ था तो लौटते समय दुर्घटना होने के चलते कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद हम हर 1 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि के तौर पर मनाते हैं और ये महिला जो रही वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जिन्होंने अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाई है, ये याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विजिट इंडिया ईयर 2023। हाल ही में भारत सरकार जो है वो विजिट इंडिया ईयर 2023 का प्रारंभ किया है और ये प्रारंभ जो है वो नई दिल्ली से किया गया है। ये भारत के पर्यटन मंत्रालय की एक मुहिम है। भारत का पर्यटन मंत्रालय जो है उसने इसको प्रारंभ किया है और पर्यटन मंत्री ने नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया है। ये इसलिए शुरू किया गया ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और एक नए अवसर रोजगार आदि सृजित किए जा सके। इसके चिन्ह के तौर पर, प्रतीक चिन्ह के तौर पर नमस्ते की एक साइन दिया गया ऐसा जिसमें भारत की विरासत स्थल, धरोहर स्थल, संस्कृति आदि को स्थान दिया है। मतलब नमस्ते को साइन को विभिन्न चित्रों से बनाया गया जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये विजिट इंडिया ईयर 2023 था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है कुष्ठ रोग दिवस। दोस्तों कुष्ठ दिवस जो है वो हर वर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते थे, याद रखेंगे जनवरी माह के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस साल यह 29 जनवरी को मनाया गया था। 29 जनवरी को
अगर हम बात करें तो इस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं और ये रोग कोई नया रोग नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा एक रोग है। और अगर आज की स्थिति की बात करें तो दुनिया में रोज लगभग 2 लाख हर साल प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख इसके नए केसेस सामने आते हैं और ये रोग आज 120 से ज्यादा देशों में फैल गया है। तो एक बड़े लेवल पर ये रोग है, तो यहाँ जरूरत है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, सामाजिक रूप से इनको शिक्षित किया जाए, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षित करने पर उसका ज्ञान देने के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसीलिए 1954 से इस दिवस का कहीं न कहीं स्थापना की गई और हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका प्रारंभ राउल फोरेरेव के द्वारा किया गया था। राउल फोरेरेव जो है वो फ्रांस के समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने एक बेहतर मुहिम स्टार्ट की थी, तब से ये हर साल मनाया जाता है। कुष्ठ रोग की बात करें दोस्तों तो ये एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है जो पीड़ित व्यक्ति के साथ लगातार रहने के चलते उसके मुख से, उसके नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट से फैलता है, संक्रमण होता है इसका। लेकिन ये संक्रामक रोग तो है परंतु वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है का मतलब ये है कि ये माता पिता से अपने बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो वंशानुगत नहीं है परंतु संक्रामक रोग है और ये रोग का जो कारण है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु है, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है, जिसमें आपकी त्वचा, आपके नसें, आपका ऊपरी श्वसन पथ, आपकी आंखों में श्लेष्म, कीचड़ आना, ये सब चीजें इससे कहीं ना कहीं प्रभावी लक्षण है जो आपको दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आपको जांच करना चाहिए और हर साल जब आप कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं तो उसके अलग थीम भी होता है ताकि लोगों को व्यवस्थित जागरूक किया जा सके। 2023 में ये जो दिवस मनाया गया तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये इसकी थीम थी। हर बार मैं अपने लेक्चर में अगर ऐसा कोई दिवस होता है उसकी थीम पर बहुत फोकस करता हूं क्योंकि एग्जाम में थीम से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस बार थीम रही एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। कुछ रोग के अगर हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी से ही इस रोग का इलाज किया जाता है और आज इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोग को समाज में एक प्रकार से हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। प्राचीन काल से जिन महिलाओं को, जिन लोगों को ये रोग देखा गया, उन लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखा गया, बहुत अलग रखा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ जरूरत है इसके प्रति जागरूक होने की, इसके प्रति जागरूकता फैलाने की, इसके उपचार की, ताकि केसेस कम हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेन्ना स्पेक्टा ब्लीच। दोस्तों सेन्ना स्पेक्टा ब्लीच जो है वो एक विदेशी आक्रामक पौधा है जिसके केसेस हम लोगों को हाल ही में केरल में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं और केरल की सरकार ने इस सेन्ना स्पेक्टा ब्लीच को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई है। ये पौधा खत्म क्यों किया जाए उस पर विचार करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक पर्णपाती वृक्ष है और इसका संबंध अमेरिका से है। अमेरिका का मूल का पौधा है, पर्णपाती वृक्ष है, 15 से 20 मीटर तक इसकी हाइट होती है और घने पत्ते होते हैं इसके, ठीक है। तो ये वृक्ष क्या करता है, अपनी ग्रोथ के लिए आसपास जो वृक्ष होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उनके पोषण को यूज कर लेता है और उनकी विकास को सीमित कर देता है। जब उनका विकास सीमित हो जाता है तो हमारे जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए भोजन कम हो जाता है और एक प्रकार से जब वन्य जीवों के लिए भोजन कम हो जाएगा तो वन्य जीवों के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, उनके जीवन पे खतरा आ जाएगा, उनके आवास पर खतरा आ जाएगा। तो केरल की सरकार ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि जो केरल की वन्यजीव आवास है उसको सीमित करने वाले इस वृक्ष को खत्म किया जाए। वहां के वन्यजीव आवासों पर गंभीर खतरा होने के कारण सेन्ना स्पेक्टा ब्लीच को क्रमबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए योजना बनाई गई है। तो आप याद रखिएगा सेन्ना स्पेक्टा ब्लीच जो है वो एक आक्रामक पौधा है, लेकिन इस प्रकार के आक्रामक पौधे भारत में पहली बार तो नहीं आए, इसके पहले भी आए हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो चारू मुसे, लेंटाना झाड़ियां, इंडियन बुलफ्रॉग, ये आदि ऐसे प्रजाति हैं जिन्होंने हमारे परितंत्र को, हमारे पर्यावरण को, हमारे जीवों के आवास को खत्म करने का कहीं न कहीं काम किया है। तो ऐसी प्रजातियों को समय समय पर नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं और एक प्रकार से
जो एक देश से दूसरे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट भेजे जाते हैं और जीन्स में परिवर्तन करके जो चीजें तैयार की जाती है उससे इस प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। तो आज जरूरी है कि इसके लिए एक विशेष नीति के तहत काम किया जाए ताकि ऐसे पौधों को एक देश से दूसरी जगह पर प्रसार से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों हाल ही में 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसको हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है, इन सब में आवाज उठाने का हमारे देश में एक महत्वपूर्ण वैधानिक संस्थान है महिला आयोग। महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और ये आयोग, मैंने कहा, एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग का मतलब ये है, इसके लिए 1990 में भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया था और उस अधिनियम के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी 31 जनवरी को। इसलिए हर साल 31 जनवरी को महिला आयोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर महिला आयोग की बात करें तो ये एक बहुसदस्यीय संस्थान है और इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और इसके अलावा 5 सदस्य होते हैं। ये 5 सदस्यों में एक बात याद रखिएगा कि एक जो होगा वो एससी से और एक एसटी से, तो एससी एसटी के भी एक एक मेंबर को इन 5 सदस्यों में रखना जरूरी होगा। तो ये इसकी एक संरचना है। अगर इसकी संरचना में हम देखें तो पहले अध्यक्ष के तौर पर जयंती पटनायक को बनाया गया था और वर्तमान में ललिता कुमार मंगलम ये इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगर ललिता कुमार मंगलम की बात करें, 1954 में जन्मी थी, तमिलनाडु की है और बीजेपी की नेता है। तो इनको आपने महिला आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो महिला आयोग दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया जाता है। 2023 में भी प्रोग्राम आयोजित किया गया। उस प्रोग्राम का थीम, विषय रखा गया सशक्त महिला सशक्त भारत, जिस थीम के अंतर्गत इस साल महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है एक ततैया की प्रजाति। हाल ही में भारत के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट संस्थान ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की। अब ततैया की एक नई प्रजाति तो खोज के लिए चर्चा का विषय तब और बन जाता है जब इसका नामकरण होता है। ततैया की इस प्रजाति का जब नामकरण किया गया तो देखा कि सोलिका जनजाति के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो हमको जानना जरूरी है कि सोलिका जनजाति क्या है। ततैया तो ढूंढ ली, परंतु उसका एक नामकरण जो किया वो आपको एक और क्वेश्चन देता है जीके के लिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोलिका जनजाति क्या है? सोलिका कर्नाटक की जनजाति है। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है चामराजनगर बिलिगिरी रंजन की पहाड़ियां। अब जो बिलिगिरी रंजन की पहाड़ी है, ये पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आती है और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल भी है। अब ये जो बिलिगिरी रंजन की पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में सोलिका जनजाति है और सोलिका जनजाति जो है एक आदिम जनजाति है जिसका मुख्य काम शिकार है व स्थानांतरित खेती है। स्थानांतरित खेती करते हैं और शिकार पर इनका जीवन चलता है और इनको विशेष जनजाति के तौर पर भी माना जाता है, इनको संरक्षण दिया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जनजाति किस राज्य की है और किस प्रकार से ये फेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसके 5वें संस्करण जो है उसका इस बार उद्घाटन किया गया और इस बार ये उद्घाटन जो है वो एमपी के भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में किया गया है। मतलब इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका प्रारंभ 2018 से हुआ। लगातार ये गेम्स हो रहे हैं, कोरोना के कारण नहीं हुए एक बार, लेकिन ये 5वां संस्करण जो है वो किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये जो गेम हो रहा है इसमें कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
में इस बार कयाकिंग को, कैनोइंग को, कैनोस्लेलम को और तलवारबाजी को भी जोड़ा गया। कहीं ना कहीं ये गेम पहले के यूथ गेम्स में नहीं आते थे, इस बार इन नए गेम्स को भी शामिल किया गया है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ सकता है कि कौन सा नया खेल है या कौन से गेम इस बार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल है, तो वो है ये चारों गेम्स के नाम याद कर लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसकी जरूरत क्या है। आपने इसके लिए बजट भी बढ़ा दिया है ना, 2000 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास आप इस बजट को लेकर गए हैं। और इसको करने का जरूरत क्या है, तो याद रखना है कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग गेम्स प्रचलित हैं और इन गेम्स का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को छांटा जाता है, उनकी प्रतिभा को और तराशा जाता है और उसके बाद उनको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के योग्य बनाया जाता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खेल की दृष्टि में भी और आगे होगी। इसके सकारात्मक जो जो रिजल्ट है हम लोगों को देखने को मिले हाल ही के गेम्स में, तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण पहल है भारत सरकार की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इस बार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब ये गेम्स होते हैं तो इसकी हर बार एक नई थीम बनाई जाती है। इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले गेम्स की भी थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। ये थीम है जिस थीम के तहत ये गेम्स इस बार भी आयोजित किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये खेलो इंडिया की बात हुई। अनुराग ठाकुर जी ने इनको कहीं ना कहीं उद्घाटन किया था, ये भी याद रखना है, यूथ मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट स्लाइड है महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर संवाद। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश के अजीत डोभाल जी हैं और अजीत डोभाल जी ने हाल ही में इस संवाद पर अपनी राय रखी है। ये संवाद क्या है, तो याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका और भारत जो है इन्होंने एक वार्ता की पहल की है, जिसको हम ICET के नाम से भी जानते हैं। और ये पहल 2022 में शुरू की गई थी भारत और अमेरिका के द्वारा और इस पर कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो सुरक्षा परिषद है उनका महत्वपूर्ण रोल है और इसका संचालन भी यही सुरक्षा परिषद जो है वो करती है। क्लियर। और ये 6 क्षेत्रों में, कितने 6 क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस एक क्षेत्र है, डिफेंस के अलावा इनोवेशन है, स्पेस है, एडवांस टेलीकॉम है जिसमें 6G और सेमीकंडक्टर को शामिल किया गया है। तो इन 6 क्षेत्रों में ये परिषदें काम करती हैं। अगर हम बात कर लें NSA का, तो ये हमारे देश की कहीं ना कहीं रक्षा व्यवस्था है। ये एक 3 स्तर पर काम करने वाली व्यवस्था है जो राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी समस्याओं पर काम करके उसका हल खोजती है। और हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद का गठन जो है वो 1988 में किया गया था। वर्तमान में अजीत डोभाल जी हैं और अजीत डोभाल जी जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो हमारे देश में प्रधानमंत्री के प्राथमिक सुरक्षा सलाहकार भी होते हैं, प्राथमिक सलाहकार भी होते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने बात की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की स्थापना 1988 में हुई थी। लास्ट टॉपिक है आपका आज का, वो है खादी फैशन शो। दोस्तों, हर साल गुजरात सरकार प्रत्येक वर्ष 3 महीने तक एक उत्सव आयोजित करती है। उसी प्रकार का उत्सव गुजरात सरकार ने इस साल भी आयोजित किया है और इस उत्सव को नाम दिया है, याद रखिएगा, खादी फैशन शो। और खादी फैशन शो में ये उत्सव रण उत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। ये रण उत्सव कच्छ के रण में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में खादी और ग्राम उद्योग के बारे में भी बात की थी, उस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक टॉपिक है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, यूरोप में, और एक फेमस चित्रकार रही हैं। तो इसके नाम पर कहीं ना कहीं इनकी 110वीं जयंती बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर साथ रहूंगा आपके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।